कि मोदी से पुतिन ने बात करी, फोन पर बातचीत हुई। वही सवाल कि कूटनीतिक बातचीत है, इस बातचीत का क्या नतीजा है, कितना खुलकर समर्थन पुतिन इस बार हमको कर सकते हैं। वही सवाल जो मैंने भूमिका में कहा कि क्या 1971 जैसा साथ हमें इस बार मिलेगा। वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मदद कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस में भारत की मदद कर सकता है और साथ ही साथ नैतिक और सामरिक स्तर पर भारत के साथ मदद कर सकता है। तो पुतिन ने ये कहा है कि जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामरिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर रूस भारत के साथ है और भारत की मौजूदगी और भारत की जो दोस्ती है उसको एक तरीके से अंडरलाइन कर रहा है। जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट वीटो मेंबर्स हैं उनमें से एक है अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं। तो रूस की ये जो भारत को मदद है या जो भारत का उसका समर्थन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत पर अगर कोई युद्ध थोपता है या भारत युद्ध में कूदता है तो रूस अपनी सेनाओं के साथ भारत की मदद करने के लिए आएगा। क्या चीन अपनी सेनाओं को पाकिस्तान की मदद के लिए भेजेगा? जिस तरीके से तुर्की का युद्धपोत कराची पहुंचा है उसने एक संदेश दिया है कि कोई पाकिस्तान को हल्के में ना ले। उनका कहना यह कि आप पाकिस्तान को हल्के में ना ले। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की है। पाकिस्तान के समर्थन में चीन, तुर्की जैसे देश हैं, तो वहीं भारत के समर्थन में अब रूस उतरा है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी से बात की है, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि 1971 दोहराया जाएगा क्या? जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश थे तो रूस ने भारत का साथ देकर पूरा खेल पलट दिया था। क्या इस बार भी पुतिन का समर्थन भारत को वैश्विक मंच पर खुलकर खेलने देगा? क्या युद्ध में व्यस्त पुतिन हमारा उतना साथ दे पाएंगे? इसी विषय पर करेंगे आशुतोष जी से चर्चा और वो समझाएंगे कि पुतिन कितना साथ दे पाएंगे। पुतिन का भारत का साथ देना, पुतिन का मोदी से बात करना क्या बताता है? क्या 1971 फिर से दोहराया जाएगा? और आशुतोष जी करेंगे चर्चा इसी बात पे। आशुतोष सर, सबसे बड़ा सवाल यही कि मोदी से पुतिन ने बात करी, फोन पर बातचीत हुई। वही सवाल कि कूटनीतिक बातचीत है, इस बातचीत का क्या नतीजा है, कितना खुलकर समर्थन पुतिन इस बार हमको कर सकते हैं। वही सवाल जो मैंने भूमिका में कहा कि क्या 1971 जैसा साथ हमें इस बार मिलेगा। देखिए अंकुर, रूस के बारे में 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। पहली बात यह कि रूस या हम कहें उसका जो पूर्व अवतार यूएसएसआर, उससे हमारे बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। और मैं का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब कोल्ड वॉर का जमाना था, शीत युद्ध का जमाना था, तब दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी, दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था थी। एक के नेता अमेरिका थे, दूसरे के नेता यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन था। उस वक्त 1971 में भारत ने एक ऐतिहासिक ट्रीटी की थी और उस ऐतिहासिक ट्रीटी की वजह से भारत और सोवियत यूनियन के रिश्ते बहुत बेहतर हुए थे और किसी भी संकट के अंदर सोवियत यूनियन भारत के साथ खड़ा रहता था। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अब वो जो उत्तराधिकारी है उसका रूस उसका उत्तराधिकारी है। हम आज की तारीख में ये तो नहीं कह सकते कि रूस के साथ हमारे बिल्कुल वैसे ही ऐतिहासिक संबंध थे जैसे सोवियत यूनियन के साथ थे। उसमें काफी बदलाव भी आया है। खुद सोवियत यूनियन टूट गया है, उसके बहुत सारे देश अलग से बन गए हैं। रूस उनका उत्तराधिकारी देश है और रूस आज की तारीख में उतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल सोवियत यूनियन के जमाने में हुआ करता था। तो एक तो स्थिति ये है। दूसरी स्थिति यह है कि आज की तारीख में रूस खुद भी काफी संकटों से गुजर रहा है। यूक्रेन युद्ध की वजह से उसकी हालत बहुत अच्छी आज की तारीख में नहीं है। वैसे में वो सामरिक स्तर पर, साथ ही साथ सैन्य स्तर पर क्या वो भारत की मदद कर पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा था, जब लगभग एक आधे से ज्यादा दुनिया ने, पूंजीवादी देशों ने, पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, उस वक्त भी भारत रूस के साथ खड़ा हुआ था। भारत ने उन प्रतिबंधों को एक तरीके से नहीं माना था। भारत ने रूस के साथ जो तेल का आयात था वो लगातार जारी रखा, जिसको लेके यूरोप के कई देशों के अंदर नाराजगी थी। अमेरिका ने भी इस पर थोड़ी सी नानुकुर दिखाई थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब रूस अपने सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था या गुजर रहा है, तब भी भारत मजबूती के साथ रूस के साथ खड़ा हुआ था। आज पाकिस्तान के साथ जो हमारे तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, उसमें क्या रूस उसी मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि वो रूस जो है वो यूक्रेन के अपने युद्ध को छोड़ के भारत के साथ तो मदद नहीं कर सकता। लेकिन हाँ,
वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मदद कर सकता है, यूनाइटेड नेशंस में भारत की मदद कर सकता है, और साथ ही साथ नैतिक और सामरिक स्तर पर भारत के साथ मदद कर सकता है। तो जो रूस के राष्ट्रपति पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में जो बातचीत है, और जिसमें हाँ। पुतिन ने ये कहा है कि जिन लोगों ने पहलगाम के अंदर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामरिक स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर रूस भारत के साथ है, और भारत की मौजूदगी और भारत की जो जो दोस्ती है उसको एक तरीके से अंडरलाइन कर रहा है। दूसरी बात यह कि रूस अभी भी कमजोर होने के बाद भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट वीटो मेंबर्स हैं उनमें से एक है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और ब्रिटेन, ये 5 देश हैं। अब अगर रूस भारत के साथ है, परमानेंट मेंबर है, तो जाहिर सी बात है वहां किसी भी तरीके की जो चीन की जो कोशिश हो सकती है, जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, उसको वो स्कटल कर सकता है और उसको कमजोर कर सकता है। तो अगर हम सामरिक दृष्टि से देखेंगे, राजनयिक दृष्टि से देखेंगे, तो रूस की ये जो भारत को मदद है या जो भारत का उसका समर्थन है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन इसको एक सीमा के बाद इसको रीड नहीं करना चाहिए कि अगर भारत पर युद्ध हो, भारत पर अगर कोई युद्ध थोपता है या भारत युद्ध में कूदता है, तो रूस अपनी सेनाओं के साथ भारत की मदद करने के लिए आएगा। तो ये मान के चलें, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तो करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि अगर जैसे कि तुर्की चाहे दिखावटी के तौर पर युद्ध पोत अपना पाकिस्तान भेज रहा है, बाकी चीजें भेज रहा है, तो वो भेज रहे हैं, उनके साथ और देश भी आ रहे हैं, चीन भी है, चीन की पावर आपको भी पता है। तो अगर हम अकेले पड़ जाएंगे तो वो सेना तो नहीं भेज पाएगा, जैसे कि आप खुद कह रहे हैं, तो फिर हमारे लिए कितना बड़ा झटका होगा, हमारे साथ कौन नहीं, होगा? देखिए अभी ये कह पाना कि तुर्की ने अपना जरूर युद्धपोत कराची की तरफ भेजा, लेकिन तुर्की युद्ध में शामिल होगा। अगर हाँ। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता तो क्या तुर्की भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा और भारत के साथ जंग लड़ेगा? मुझे इसमें पूरी तरीके से संदेह है। मुझे इसमें कोई बहुत विश्वसनीय बात ये नहीं लगती है। क्या चीन अपनी सेनाओं को पाकिस्तान की मदद के लिए भेजेगा? मुझे इसमें भी संदेह पूरी तरीके से। क्यों? लेकिन एक चीज ये है कि जिस तरीके से तुर्की का युद्धपोत कराची पहुंचा है, उसने एक संदेश दिया है कि हाँ। कोई पाकिस्तान को हल्के में ना ले। उनका कहना यह कि आप पाकिस्तान को हल्के में ना लें, साथ ही साथ आप ये ना समझें कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कुछ इस्लाम के नाम पर और कुछ दूसरे अपने स्ट्रेटेजिक कारणों से या जियोपॉलिटिक्स की वजह से वो पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ खड़े होना दिखना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी देश होंगे जो भारत की उभरती हुई शक्ति को भी एक तरीके से ईर्ष्या भाव में देखते हैं। उनको लगता है कि भारत को इतनी मजबूत शक्ति नहीं बनना चाहिए। तो हाँ। चीन की मौजूदगी भी इसी एक तरीके से इसी का की ओर इशारा करती है। लेकिन एक चीज जो हम समझते हैं कि आधुनिक जो लड़ाई है, जंग है, वो अब तोप और तमंचों से नहीं होने वाली है। ये जो लड़ाई है वो मिसाइल से कम होने वाली है। अब ज्यादातर लड़ाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे होने वाली है। और भारत ने भी जिस तरीके के संकेत दिए हैं, उनको उसने साफ तौर पे ये कह दिया है कि जैसे उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को रोकने की बात की, उसके बाद बगलिहार और सालार जो डैम है वहां से पानी को कम करने की बात की है। तो एक तरीके से हम ऑलरेडी युद्ध के मोड में हैं। तो चीन, तुर्की तरीके से पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, साइबर वॉरफेयर में मदद कर सकते हैं, कुछ दूसरे तरीके के तरीके से मदद कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को डिफेंड कर सकते हैं। वो सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन क्या वो तोप तमंचा लेकर भारत के खिलाफ उतरेंगे? मुझे इसमें संदेह लगता है। उसी तरीके से रूस भी तोप तमंचा लेकर भारत की मदद करने के लिए नहीं उतरने वाला है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भारत का प्रवक्ता है, मजबूती से भारत के पक्ष को रखता है, भारत को डिफेंड करता है, तो उसका एक फायदा भारत को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारे साथ, जैसे कि रूस ने तो बात, पुतिन ने तो बात की पीएम मोदी से, और पाकिस्तान के साथ तो जो खुलकर लोग आए हैं वो खड़े हुए हैं, और मलेशिया तक उनका समर्थन एक हिसाब से उसने कर दिया है, लेकिन हमारे साथ हमारी कूटनीति के हिसाब से कौन कौन साथ आ सकता है? रशिया तो आ गया, और कौन कौन से देश हैं जो हमारे साथ रहेंगे, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही रहेंगे लेकिन रह सकते हैं? देखिए, जो जियो पॉलिटिक्स पिछले कई सालों में बहुत तेजी के साथ बदली। हम ये ना भूलें कि इस वक्त दुनिया 2 युद्ध को ऑलरेडी देख रही। एक जो इजराइल और गाजा के बीच की जो लड़ाई है, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों लोग फिलिस्तीनियों की मौत हुई। एक वो लड़ाई जंग चल रही जिसकी वजह से ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के अंदर काफी तनाव है कि आखिर ये गाजा के ऊपर जो हमला इजराइल लगातार कर रहा है, इसका अंत क्या होने वाला है और ये किस मुकाम पे पहुंचने वाला है। इसकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट एक तरीके से डिस्टर्ब है।
जो तमाम बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज हैं, वो इस पे बोल नहीं रहे खुल के, लेकिन उनके अंदर भी एक बेचैनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुसलमानों या फिलिस्तीनियों की मौत वहां पे हो रही है, उससे जो अलग अलग देशों के जो मुस्लिम तबका है उसमें एक बेचैनी है कि भाई ये तो ठीक बात नहीं है। उसी तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में भी एक जंग चल रही है, तो दुनिया ऑलरेडी दो जंग देख रही है। और इन दोनों के बीच में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होती है, तो फिर एक तरीके से आप मान के चलिए कि ये एक खतरनाक डायमेंशन भी अख्तियार कर सकता है। ऐसे में दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं, चाहे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, रूस है, और बहुत सारे कंट्री, यहाँ तक कि मिडिल ईस्ट के भी बहुत सारे कंट्रीज, यूएई है, ये सारे देश इस बात से तो सहमत हैं कि भारत के साथ बहुत बुरा हुआ है, आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगनी चाहिए, पाकिस्तान को इसके कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन क्या वो युद्ध के पक्ष में है? ये ना तो अमेरिका ने इस तरीके से कोई बयानबाजी की है, ना ही रूस भी इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। अगर आप ध्यान से उनके स्टेटमेंट को देखें तो रूस भी ये नहीं कह रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ जंग लड़ जाइए और हम आपके साथ खड़े। वो ये कह रहा है कि जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आतंकवाद के विरोध में वो लोग हैं कि इस तरीके से मासूम लोगों का कत्ल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भारत युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़े या पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़े, ऐसा एक भी देश नहीं जो ये चाहता है। हाँ, चीन ने एक तरीके से संकेत दिया है, रूस ने भी संकेत दिया है कि हम नैतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर, डिप्लोमेटिक तौर पर हम चीन पाकिस्तान के साथ है, रूस भारत के साथ है। लेकिन एक बात ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रूस और चीन ये दोनों भी आपस में बहुत अच्छे, इनके बीच में दोस्ती पिछले पिछले सालों में हुई है। तो अब ये भी एक नया एंगल इसमें जुड़ जाता है। तो मेरा कहना यह है कि कोई भी देश आज की तारीख में ये नहीं चाहता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो, आतंकवाद से मुकाबला हो, आतंकवाद को आपने नेस्तनाबूद कर दिए तो सब देश चाहते हैं। तो इसलिए सारे देशों की ये कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्ता हो, बातचीत हो और शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकाल लिया जाए, क्योंकि सबको इस बात की आशंका है कि अगर कहीं कोई युद्ध हुआ तो फिर ये युद्ध परमाणु न्यूक्लियर वॉरफेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है, या दोनों देशों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और युद्ध भारत और पाकिस्तान की सीमा के बाहर भी निकल सकता है। बिल्कुल। अभी जो हमारे भारत में चल रहा है कि मॉक ड्रिल अब राज्यों से कहा गया है 7 मई को की जाएगी, और उसके 44 जिले भी आ गए हैं, 244 जिले भी आ गए हैं कि यहाँ पर मॉक ड्रिल होगी। पूरा बता दिया कि सायरन, लाइट बंद की जाएगी, ब्लैकआउट होगा, सब समझा गया है। ये सब समीकरणों को देखकर पीएम मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है भारत का अगला कदम क्या है? अब कूटनीति से तो नहीं बनने वाली है बात, ऐसा लग रहा है। देखिए, भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। इसको कहते हैं डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये भी होता है कि आपको नागरिकों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई सेना अकेले अपने दम पे जंग नहीं लड़ सकती है। उसको नागरिकों को साथ लेके चलना पड़ता है, नागरिकों को विश्वास में लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अंत में उसकी जो परिणति होती है वो नागरिकों को ही भोगनी पड़ती है, नागरिकों को ही भुगतनी पड़ती है। दूसरी बात क्या है कि आज की तारीख में बड़े बड़े मिसाइल्स आ गए हैं, तो सिर्फ ये सोच लेना कि अगर जंग होगी तो सिर्फ पीओके में जंग होगी या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा पर जंग होगी, वैसा नहीं है। अब हजारों मील दूर मिसाइल की रेंज पहुंच चुकी है। तो ये भी हो सकता है कि कराची से कोई मिसाइल चले और भारत के किसी सुदूर जाके जिले में जाके गिरे। तो इसलिए ये जरूरी है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी इस बारे में अपने नागरिकों को तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई इस तरीके की घटना होती है तो वो कैसे निपटे। तो जब मॉक ड्रिल की जा रही है, जो लोगों को सजग किया जा रहा, सतर्क किया जा रहा है, वो उसका एक पर्पस तो ये कि पाकिस्तान को भी संदेश चला जाए कि हम किसी भी घटना के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरा, नागरिकों को भी ये तैयार करने की जरूरत है, अगर युद्ध होता है तो आपस में कैसे बचे उससे, उसके लिए भी ये एक डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की पूरी कोशिश है और नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश है। बिल्कुल। तो इसी के साथ कार्यक्रम को करेंगे खत्म। जैसे कि सर ने कहा कि भारत पूरी अपनी डिफेंस की तैयारी कर रहा है, नागरिकों को भी ले रहा है, और जैसे रशिया की बात करी कि उसने समर्थन तो दिया है, जापान से भी रक्षा मंत्री ने बात करी, उन्होंने भी समर्थन देने की बात कही है। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि अब युद्ध तोप और बारूद से नहीं, बमों से नहीं, दूसरे तरीके से भी युद्ध लड़े जाते हैं। हो सकता है कि कुछ करके और उसके बाद दूसरे तरीके से भी युद्ध लड़ा जाए। मोदी जी तैयारी तो कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।